आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्वेता मिश्रा एलडीसी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय की प्राध्यापिका श्रीमती गीता अरोड़ा जी का एवं हमारे कोऑर्डिनेटर मिस्टर कविश सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यह अद्भुत एवं अलौकिक अवसर प्रदान किया कि मैं आज आप सभी के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूँ। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता अर्थात सभी अभिभावकों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वे अपने दिनचर्या से इतना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में सम्मिलित हुए हैं और हमारी बातों को सुनने में रुचि लेते हैं। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो है पैंडेमिक एंड स्टूडेंट्स, यानी कि इस महामारी और इससे जो भी सारी समस्याएं हैं उनका किन किन चीज़ों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो भी टीचर्स जुड़े हैं मैं उनका सम्मान करती हूँ और आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या। तो अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो जो कोरोना वायरस है इसे हम एक माना जा सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा भयावह बीमारी है। मेरा कहना सार्थक होगा क्योंकि ये महामारी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO है, इसने इसे महामारी घोषित कर दिया गया है और उनके द्वारा ये मानना है कि ये जो महामारी है ये हमारे बाल की तुलना में अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य के बाल की तुलना में लगभग 900 गुना छोटी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 900 गुना मनुष्य के बाल के अपेक्षा में छोटी महामारी इतनी तीव्र गति से संसार में अलग अलग देशों में फैल रही है और बहुत सारे लोगों को संक्रमित भी कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है आखिर इससे बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम इससे बचाव के उपाय की बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO है, इसने बहुत सारे दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका आप बहुत ही नियमानुसार पालन करें और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसका ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आपका परिवार, आपका समाज और आपका देश सबके सब सुरक्षित रहेंगे और इस महामारी से बच सकते हैं। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि उनके जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें से कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो बहुत ही छोटे छोटे से हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। वो मैं यदि मैं ये कहूँ कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने हाथ को लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से साबुन से धुलें एवं मास्क का, सैनिटाइजर्स का, इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें। इस चीज़ों पर कोरोना वायरस का हर चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस ने बहुत चीज़ों को प्रभावित किया है, जैसे हम कह सकते हैं हमारी शिक्षा को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे स्वास्थ्य को तो विशेषकर। अब बात ये आती है कि इसने हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया है। तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण मतलब उसका जो संबंध है वो हमारे स्वास्थ्य से ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये जो कोरोना वायरस का संबंध है ये हमारे स्वास्थ्य से ही है, क्योंकि इसके आने से सबसे ज़्यादा जो लोग संक्रमित हो रहे हैं या उन्हें जो भी समस्या हो रही है वो हमारे स्वास्थ्य से ही हो रही है, ये हम सभी जानते हैं। और ख़ासकर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी जिन लोगों की जो उम्र है वो मतलब जो वृद्धावस्था के हैं या फिर जिनको अस्थमा जैसी, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, उनके लिए ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगी कि जो इस समस्या से मतलब गुजर रहे हैं या फिर ऐसी परिस्थितियों का शिकार हैं वो विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखें और सावधानी विशेषकर बरतें। अब बात ये आती है कि इसने हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है। तो हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का सही रूप से चलना ये किसी भी देश की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कैसे। आप अगर ध्यान दे के समझने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी अर्थव्यवस्था और शिक्षा है, जब इन दोनों को हम आपस में इंटर रिलेट करके जोड़ने की कोशिश करते हैं तो अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव हमारी शिक्षा पर भी पड़ता है।
मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। एक मतलब यूनेस्को की जो भी रिपोर्ट्स जारी की गई थी 2000 मतलब 20 के शुरुआती वर्षों में, वो उसमें से ये माना जाता है कि जो हमारी शिक्षा है, वो दिन प्रतिदिन अगर वो अच्छे स्तर पे आप चाहते हैं कि वो जाए, तो उसके लिए लगभग 140 बिलियन जो पैसा हमारे यहाँ जो भी रुपया चलता है, उतने की कमी है शिक्षा को बहुत बेहतर लेवल तक पहुँचाने के लिए। पर कोरोना वायरस के आने की वजह से, इसके संक्रमण की वजह से, इस भयावह बीमारी की वजह से ये जो कीमत थी, यानी जितनी चीज़ें उसमें लगनी थी, ये कम से कम 2 या 3 गुना बढ़ चुकी है। तो 2-3 गुना बढ़ने की वजह से ये जो समस्या है और भी ज़्यादा प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी ने हमारी शिक्षा को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे स्वास्थ्य को कितनी बुरी तरीके से प्रभावित किया है, जिसका अनुमान लगाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका शिक्षा पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा है। तो खासकर अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेषकर अगर हम बात करें तो किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी देश की उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए और वो अन्य देशों के कंपैरिजन में, अन्य देशों की तुलना में सर्वप्रथम और उत्तीर्ण स्थान पर रहे, इसके लिए उस देश के विद्यार्थियों का, उस देश के नागरिकों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। एक देश जो होता है, उसकी जो नींव होती है वो शिक्षा से ही शुरू होती है। अगर जिस देश के विद्यार्थी शिक्षित हैं, जिस देश के नागरिक शिक्षित हैं, उस देश को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, या यूं कहें कि कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने में नहीं रोक सकती। मैं आपको समझाऊंगी एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से कि इतनी ज़्यादा गंभीर परिस्थिति में, इतने ज़्यादा संकटों के बावजूद हमारे जो शिक्षक हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना आए। क्योंकि जो शिक्षा है, अगर वो हमेशा क्रमबद्ध तरीके से चलनी चाहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि विद्या अभ्यासेन वर्धते, अर्थात जो विद्या होती है वो सदैव अभ्यास से ही बढ़ती है। कैसे? जो विद्या है उसका लगातार नियमित रूप से चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा होती है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बिना शिक्षा के जो इंसान होता है वो एक पशु के समान होता है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके चलते हम इंसान और पशु के बीच का जो अंतर है उसे समझ सकते हैं। सही और गलत के बीच में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए गलत हैं, इन्हें हम समझ सकते हैं। तो शिक्षा हमारी सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब शिक्षा के लिए हम देख रहे हैं कि इसका जो कोरोना वायरस है, इसका प्रभाव बहुत ही बुरी तरह हमारी शिक्षा पर पड़ा है। पर इसमें ऐसी परिस्थिति में हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि जिस प्रकार से शिक्षक इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हमें पढ़ाने के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी पूरी कोशिश करें और अच्छी तरह से पढ़ें और अपने देश का नाम उज्जवल करें। अब बात ये आती है कि इसमें कुछ जो सहयोग होता है वो एक माता पिता का भी होना चाहिए। मैं यहाँ पर जितने भी माता पिता, जितने भी अभिभावक जुड़े हैं, उनसे अनुरोध करूँगी कि मेरी बातों को कृपया ध्यान से सुनें और हो सके तो इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और इस समाज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो जिस प्रकार जब बच्चा विद्यालय जाता है, मतलब कि इस कोरोना वायरस की परिस्थिति से अगर हम पहले की बात करें तो बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाते थे। अब जब एक विद्यार्थी विद्यालय जाता है तो वहाँ लगभग कितने घंटे रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे। तो उसमें जो एक शिक्षक होता है वो अपनी मतलब पूरे 100% देने की कोशिश करता है कि अगर बच्चा विद्यालय आया है तो हम उसे कुछ सिखा कर भेजें। तो अगर आप एक माता पिता हैं तो आपका भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि आपने, अगर ऐसा नहीं है कि आपने अपने बच्चे को अगर स्कूल में भेज दिया है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। नहीं, जब तक एक बच्चा विद्यालय में है तब तक शिक्षकों की जिम्मेदारी है। परंतु जब बच्चा 5-6 घंटों के अलावा आपके पास रहता है तो उसे क्या सही है, क्या गलत है, उसे कैसे पढ़ना है, कैसे जीवन जीना है, ये शिक्षा देना आपका उत्तरदायित्व है। तो इससे कृपया कर आप विचलित ना हों और मुख ना मोड़ें, क्योंकि एक बच्चा जो होता है उसे कुछ भी अच्छा करने के लिए, अपने जीवन में सक्सेस अचीव करने के लिए एक जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि
एक जो माहौल होता है वो सबसे ज़्यादा विशेषकर रोल जो प्ले करता है। अगर आप देखिए, अगर कहीं पर 10 बच्चे एकत्रित रूप से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके आपस में एक मतलब ऐसी भावना आती है कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे बेहतर करना है। तो इस भावना में इंसान क्या करता है, अच्छा करने की कोशिश करता है। और ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने बच्चे को हर समय ये प्रेरित करेंगे, नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छे नागरिक बन सकते हो, तुमसे ये हो सकता है, तो डेफिनेटली वो कर सकता है। क्यों, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो हमारा जो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है, ये वही काम करता है जो हम बार बार कहते हैं। सपोज अगर आपने किसी इंसान से कहा कि तुम इस चीज़ में वीक हो, तुमसे ये काम नहीं हो सकता, अब वो चीज़ जो है, वो बात जो है, वो उसके माइंड में मतलब मोस्टली टाइम सर्कुलेट करती रहेगी। और जब ये बात उसके माइंड में सर्कुलेट करेगी तो वो डेफिनेटली ये समझ लेगा कि हाँ, मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ और मैं इसे नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है। पर अगर आप उसे ये कहेंगे कि हाँ, ये तुमसे हो सकता है, डेफिनेटली तुम इसे कर सकते हो और औरों के कंपैरिजन में अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो जब उस बच्चे के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाएगी, तो अगर वो वही बात वो बार बार सोचेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली कर सकता है। तो मैं अभिभावकों से सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। अब जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब से ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तो मोस्टली कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे से कहते हैं, जब स्कूल में तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तुम ऑनलाइन क्लासेस में क्या पढ़ पाओगे। मैं उनसे यही बात कहना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन चीज़ ये है कि कोरोना वायरस, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब कोई भी परिस्थिति यानी विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो वो कोई ना कोई सीख देकर हमें अवश्य जाती है। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस वे में लेते हैं। वो हमारा नज़रिया है कि हम उसे पॉजिटिव में लेते हैं या फिर नेगेटिव में लेते हैं। तो अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के आने की वजह से जहाँ बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं, वहीं पर हमें कुछ कुछ चीज़ें नई सीखने को भी मिली हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ तो अभी तक हम सिर्फ विद्यालय में जाते थे, विद्यालय में ही टीचर से पढ़ते थे। बट अगर हम बात करें अब के टाइम की, तो अब हमें टेक्नोलॉजी से भी रूबरू होने का मौका मिला है। हम इससे भी अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और मोस्टली पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे मोबाइल में पढ़ने की बजाय गलत इस्तेमाल करते हैं। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हर समय अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो बच्चे गलत इस्तेमाल ना करके सही इस्तेमाल करेंगे। और जिस हिसाब से हमारी क्लासेस चलती हैं तो आप उन्हें चेक भी कर सकते हैं कि बच्चा सही से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका जो भी फीडबैक है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो भी हैं हमारे विद्यालय में अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाई गई हैं। और इसके बारे में भी हमारे विद्यालय की जो माननीय प्राध्यापिका श्रीमती गीता अरोड़ा जी हैं, उन्होंने ये बताया भी है कि किस तरीके से आप मतलब 8 दिन, मतलब हफ्ते में जो भी 7 दिन है उसमें से 5 दिन बच्चों की क्लासेस चलती हैं। और हर वीक के मतलब संडे से एक दिन पहले, आई मीन सैटरडे को, आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से मतलब बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, पढ़ाई पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे विद्यालय में अपने हेजिटेशन की वजह से, है ना, मतलब कि नर्वसनेस की वजह से एक सवाल नहीं पूछ पाते थे, या जो भी उन्हें क्वेरी होती थी, जो भी उन्हें मतलब क्वेश्चन नहीं समझ पाते थे, उन्हें पूछने में जो भी समस्याएं होती थी, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी जिसे सुनकर आपको बेहद खुशी होगी, कि जब ये कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जब ये स्कूल फिर से शुरू हो जाता है, तो आपके पास कभी भी आपको कोई भी समस्या आती है और आपके पास समय नहीं होता है विद्यालय में, मतलब आप विद्यालय में नहीं जा सकते हैं या फिर आप घर चले आए हैं, तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप जब चाहें, जिस समय चाहें, आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी हैं, आप टीचर से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए कि हाँ, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। और एक चीज़ मैं आपको और ये भी बताना चाहूँगी जो मेरे टॉपिक से थोड़ा अलग है, बट मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल में जिसने क्लासेस कर ली वो सफिशिएंट है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का क्या फ़ायदा है। बट मेरा मानना ये है, अगर हमारे टीचर्स इतनी मेहनत करके ऑनलाइन
ऑनलाइन की प्रक्रिया में भी, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में भी अपना 100% दे रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ और भी जो गतिविधियां हैं उनमें भी वो अपना योगदान कर रहे हैं, बच्चों को आगे लाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि आपको अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो हर एक्टिविटीज़ में, हर गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें, और इससे उनका क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है। शिक्षा के साथ साथ इंसान को हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि शिक्षा को छोड़कर आप हर चीज़ों में आगे बढ़िए, नहीं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हर चीज़ उतनी ही आवश्यक है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि शिक्षा के साथ साथ हर चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई जो है वो जीवन का बहुत ही अनमोल अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पे आपको ज़रूर ही विचार विमर्श करना चाहिए और अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा पर जोर देना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ना एक ऐसा रास्ता होता ही है जो इंसान को सही पथ की ओर लेके जाता है और विजय प्राप्त करवाता है। ठीक उसी तरह इतनी विषम परिस्थितियों में भी हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने ये ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का बहुत अच्छा तरीका निकाला है, जिससे वे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और जो भी मतलब शिक्षा जो है, अगर वो 6-7 महीने जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, अगर वो इसमें पढ़ाई ना करते तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा भूल जाता है। तभी तो कहा गया है कंसिस्टेंसी इज द वर्क टू इज द की टू सक्सेस। जो लगातार किसी भी चीज़ में लगे रहने की जो प्रक्रिया है, यही आपको सफलता के मार्ग पर लेके जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए आप किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति से आसानी से गुजर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें शिक्षक जो हैं वो अपना पूरा जो है क्या कहते हैं योगदान दे रहे हैं, तो विद्यार्थियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी लगन के साथ अपनी पढ़ाई को करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर शिक्षक आपको पूरी मेहनत से, पूरी लगन से पढ़ाई करवा रहा है और आपको पढ़ा रहा है, तो आपका भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप भी उसमें समर्थन प्रदान करें और पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पढ़ें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हालांकि सभी जानते हैं बट मैं फिर भी आपको इस बात को बताना चाहूँगी कि इस पूरे विश्व में, मैं अपने सिर्फ देश की नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता है कि आप आगे बढ़ें या आप मतलब प्रसिद्धि हासिल करें या फिर अपने मतलब जीवन में कुछ अच्छा करें। सिर्फ एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो दिन रात आपकी अच्छाई के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कामना करता है, निस्वार्थ भावना से और निस्वार्थ वृत्ति से। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं नहीं, हमारे माता पिता हमें पढ़ा रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। पर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि अगर माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे भी उनका एक स्वार्थ होता है कि यदि आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो हमें आने वाले समय में वो हमारी सहायता करेगा, हमारे जीवन का सहारा बनेगा। पर अगर हम शिक्षक को देखें तो ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि जिसके लिए वो हमें मतलब जिसके वजह से उनके मन में कोई स्वार्थ हो या कोई लालच हो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी एक कारण है, ये मैं अपने अनुभवों के हिसाब से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम किसी भी इंसान के अनुभव को मतलब शेयर करना एक अलग बात होती है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बताना अलग बात होती है। क्योंकि जो चीज़ हमने अपने लाइफ में अनुभव की है, जो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से हम दूसरों को बताएंगे, उसे हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ से, उस परिस्थिति से हम स्वयं गुजर चुके हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, और अगर हम इसका सही से इस्तेमाल ना करें तो यह हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। पर हमें किसी भी चीज़ को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है, और अगर हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमारे पढ़ाई के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारी उन्नति के लिए और हमारी प्रगति के लिए ये बहुत ही अच्छा साधन है, जिसके चलते हम अपनी शिक्षा को नियमित रूप से रख सकते हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या रुकावट जो है वो आएगी। अब बात ये आती है कि हम बात करेंगे बेहतर शिक्षा की आवश्यकता। तो हाँ, बेहतर शिक्षा की जो आवश्यकता वो हमारे विश्व में तो है, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा तो हम सभी जानते हैं। और इस बात को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ पर जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितने भी अध्यापक जुड़े हैं या जितने भी माता पिता जुड़े हैं, मैं उनसे इस बात को इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि शिक्षा पे जोर दीजिए। शिक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। बिना शिक्षा के मनुष्य जो है वो अधूरा है। और
शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इंसान सही और गलत में फ़र्क कर सकता है। उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, इस पे वो ज़ोर दे सकता है या समझ सकता है। अब एक बात जो है मैं जो पेरेंट्स के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, मेरी बातों को कृपया जो अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। मैंने अपने जीवन काल में ये चीज़ों को अनुभव किया है कि कुछ ऐसे माता-पिता होते हैं, जो अपने बच्चों को स्पेशली किसी न किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करते हैं। आई मीन टू से उन्हें प्रेशराइज़ करते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इस फ़ील्ड में जाना है, आपको उस फ़ील्ड में जाना है। पर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँ तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और जिस तरह हर एक विद्यार्थी का ये सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करे, कुछ चीज़ों को हासिल करे, कुछ उसका लक्ष्य होता है। तो मेरे भी कुछ ऐसे लक्ष्य हैं, परंतु मैं यही चाहती हूँ कि हर माता-पिता अपने बच्चे को उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि उसे किसी चीज़ के लिए दबाव दें कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को कह दिया कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, बट वो चाहता इंजीनियर बनना है, तो अब आपके कहने की वजह से, आपका सम्मान रखने की वजह से, आपका आदर करने की वजह से वो जो आप कहेंगे वो करेगा तो ज़रूर, परंतु उस फील्ड में वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। यानी कि वो मेहनत करेगा बट उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है वो किसी और फील्ड में है, और आप जो दबाव दे रहे हैं वो किसी और फील्ड में दे रहे हैं। अब मैं कुछ विशेषताएं जो अपने विद्यालय की आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारा विद्यालय जो है बहुत ही अच्छा है, और इसकी जो शिक्षा की प्रणाली है, शिक्षा की शैली है, वो सभी बहुत अच्छी है। पर मैं अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष अपने विद्यालय के लिए रखना चाहूँगी कि मुझे इस विद्यालय में आए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, परंतु सभी कहते हैं कि किसी नए विद्यालय में जब हम जाते हैं तो उस विद्यालय को समझने के लिए, वहाँ की शिक्षा की शैली को समझने के लिए इंसान को काफ़ी समय लगता है। धीरे-धीरे जब वो पुराना होता जाता है तो उस चीज़ से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाता है। पर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि यदि वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का जो हम कह सकते हैं माहौल, पढ़ाई का जो माहौल है वो अच्छा है, हमारे देखने का नज़रिया अच्छा है, तो हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैंने काफ़ी बार लोगों के मुँह से सुनते हुए देखा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं सिर्फ़ उन्हीं को हर चीज़ में आगे रहने का मौका दिया जाता है। हालाँकि जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ, ये मेरे विषय से बिल्कुल विपरीत है, परंतु मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटाना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि इंसान के लाइफ़ में सक्सेस को अचीव करने के लिए नकारात्मक चीज़ों को दूर करना। तो कुछ ऐसे बच्चों को मैंने कहते सुना है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हीं को हमेशा आगे रहने का मौका दिया जाता है, उन्हीं को हर चीज़ में आगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर मेरा मानना ये है कि जो इंसान को मौका होता है, जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी, वो खुद छीननी पड़ती है, क्योंकि कोई भी आपके पास सामने से ये कहने नहीं आएगा कि नहीं आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको इसमें आगे जाना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या फिर ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। मेरा मानना ये है कि आपको हर चीज़ में खुद पहल करनी होगी, आपको खुद सोचना होगा, खुद समझना होगा, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए अच्छी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अपना 100% दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनदर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ डांसिंग में अच्छे हैं, कुछ के अंदर बोलने की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब ड्राइंग्स में अच्छे होते हैं, या और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, प्लेइंग में अच्छे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा जिस भी फील्ड में अच्छा है, माता-पिता का ये पूरा फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि उस पे किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती दबाव डालें। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि हमने ये तो देखा कि कोरोना वायरस बहुत ही भयावह महामारी है, और ये धीरे-धीरे हमारी जितनी भी मतलब चीज़ें हैं उनको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। हमारी शिक्षा को प्रभावित कर रहा है, हमारी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, और हमारी शिक्षा प्रणाली को तो ये विशेषकर प्रभावित कर ही रहा है। परंतु मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार शिक्षक अपना पूरा मतलब योगदान दे रहे हैं, विद्यार्थी योगदान दे रहे हैं, माता-पिता योगदान दे रहे हैं, यदि सब मिलकर योगदान देंगे तो मेरा ये मानना है कि जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया से, अच्छे रूप से चलेगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या समस्या स्कूल ना खुलने के बावजूद भी सामने आ सकती है। यदि हम सही रूप से पढ़ें और शिक्षा जो है वो सही रूप से दी जाए, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है।
मैं हमारी प्राध्यापिका जो हैं श्रीमती गीता अरोड़ा जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही है, जो अपॉर्चुनिटी, मैंने आप सबको बताया कि अपॉर्चुनिटी जो होती है ये बहुत ही मायने रखती है हमारी लाइफ में। और हाँ, अपॉर्चुनिटी जो होती है उसे हमें खुद ढूंढना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को हमें खुद तलाशना पड़ता है। हमें कोई कहने कभी नहीं आएगा कि नहीं आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो फेलियर से बहुत डरते हैं। एजुकेशन के सिस्टम में ये बात को कहना चाहूँगी, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मतलब फेलियर से बहुत डरते हैं, जस्ट बिकॉज वो ये सोचते हैं कि अगर हम फेल हो जाएंगे या हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हम लोगों से आंखें नहीं मिला पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस चीज़ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और आप अगर पूरा इतिहास भी उठाकर देखेंगे, पूरी हिस्ट्री आप उठाकर देखिए, जितने भी आज के टाइम में सक्सेसफुल इंसान हैं, जिसने किसी ना किसी फील्ड में सक्सेस को अचीव किया है, तो उसने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर ठोकर जरूर खाई होगी। और वही ठोकर जो है जो आज उन्हें उस अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकी है। तो अपनी गलतियों से डरिए मत। गलतियां हर इंसान की लाइफ में होती हैं और बिना गलतियों के इंसान आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि गलतियां करना स्वाभाविक है। अगर इंसान कुछ ज़िंदगी में नया करेगा ही नहीं, नया सीखने की कोशिश करेगा ही नहीं, तब तक गलतियां होंगी ही नहीं। और जब हम गलती करेंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे। तो गलतियों से बिल्कुल मत घबराइए। गलतियां ही एक ऐसी कुंजी है, जैसे हम कहते हैं कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, उसी तरह मेरा ये मानना है कि गलतियां करके उनसे सीखना ये भी एक सफलता की कुंजी है, जो आज नहीं तो कल आपको इसका जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। तो अपनी गलतियों से बिल्कुल भी मत घबराइए और आगे ज़रूर बढ़िए, क्योंकि गलतियां अगर जब तक इंसान नहीं करता है तो उससे सही और गलत में, या फिर उसने कहाँ उसकी कमी रह गई है, या फिर कहाँ उसने सही नहीं किया है या गलत नहीं किया है, उसमें वो फ़र्क नहीं पहचान पाता है। तो गलतियों से बिल्कुल भी मत घबराइए और पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो चीज़ें हैं उनको लोगों के सामने रखिए, क्योंकि यही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप जो शिक्षा है उसको अचीव कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे इंग्लिश के जो सर हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छा टॉपिक दिया था। उस टॉपिक से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि फेलियर जो होता है इसकी वजह से, अगर आप लिस्ट उठाकर देखें, जो भी मतलब लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई है उसके द्वारा अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो सुसाइड अटैम्प्ट के जो केसेस होते हैं वो स्टूडेंट्स ही अटैम्प्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम फियर और अनदर फियर, या फिर वो मतलब हम कह सकते हैं फेलियर का फियर हो या किसी भी चीज़ का फियर हो। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि उस चीज़ से डरिए मत बिल्कुल भी, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए और जो भी चीज़ें हैं उनसे लड़ने की कोशिश करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मैंने कई लोगों को ऐसा भी कहते सुना है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसीलिए वो अच्छा कर पाता है, मैं नहीं कर पाता। बट मेरा मानना ये है कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है और कभी भी इंसान को जो अपनी चीज़ है वो सही नहीं दिखाई देती, हमेशा दूसरे की चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। पर मेरा मानना ये है कि अपने आप को कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। अब मुझसे कई लोग यहाँ पर ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हमें उसमें और हमें क्या कमी है, या फिर उसके अपेक्षा हमें क्या कमी है, हम इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कंपैरिजन करने की भी एक सिचुएशन होती है। ये हर चीज़ें जो है ये परिस्थिति के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, अगर आप मान लीजिए अगर आप कंपैरिजन अपने से बड़े इंसान से कंपैरिजन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, और अगर अपने से छोटे इंसान से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका वहीं पे ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो अपने आप को कंपैरिजन करने के लिए भी सिचुएशन होती है, तो सिचुएशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसी बात पे मुझे गांधी जी की एक बात याद आ गई। उनके बहुत सारे मतलब कहानियों में, उनके बहुत सारे नाटकों में मैंने सुना है कि वो कहते थे जब कोई इंसान एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। पर मेरा वो भी एक परिस्थिति के अनुसार ही है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो एक थप्पड़ मारता है उसे 4 थप्पड़ मारते हैं। ठीक उसी तरह हर चीज़ परिस्थिति के हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमने भी उसके साथ गलत किया, तो हम में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत ही गलत करे जा रहा है, हम फिर भी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें खुद के ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं है, हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि क्या हमारे लिए सही है, ये क्या हमारे लिए गलत है। तो इन सब चीज़ों का मैं चाहूँगी कि विशेषकर ध्यान रखा जाए और अपने आप को हर समय मोटिवेट रखिए
और जिस प्रकार हमारी मतलब डायरेक्टर मैम जो है उन्होंने कहा है कि माता पिता और शिक्षकों दोनों का ही पूरा योगदान होना चाहिए एक बच्चे के उज्जवल भविष्य में। तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक उपस्थित हैं या जितने भी माता पिता उपस्थित हैं वो सभी अपना पूरा योगदान दें और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करें, क्योंकि हम एक देश को विकसित या यूँ कहें कि उसे उजागर तभी बना सकते हैं जब हमारे देश के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं वो पढ़े लिखे होंगे। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और कहना चाहूँगी, डिस्क्रिमिनेशन जो आजकल हमारे देश में हमारे समाज में हर जगह हम देख रहे हैं कि चल रहा है, वो हालांकि पूरी तरह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोस्टली ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये पेरेंट्स की तरफ से लड़का या लड़की में किया जाता है कि लड़की को शिक्षा दी जाए, लड़के को शिक्षा ना दी जाए। परंतु इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी हमारा विद्यालय इन सब के मामले में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो उसे पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने आप को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरा कर्तव्य कर सकता है। चाहे हम वो खेल कूद की बात करें, हम पढ़ाई की बात करें, हम सिंगिंग की बात करें, हम डांसिंग की बात करें, हम किसी भी फील्ड की बात करें, तो मुझे लगता है कि मेरा एक ऐसा स्कूल है जो हमारा स्कूल है उसमें आपको हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है, पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से मतलब आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, अगर आज आप सभी के समक्ष यहाँ पर मैं आप सभी के समक्ष अपनी इन बातों को रख पाई हूँ, तो इसका पूरा श्रेय मैं अपने विद्यालय की जो भी मतलब हमारे विद्यालय की प्राध्यापिका हैं, हमारे विद्यालय के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे विद्यालय के जितने भी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप मैं दे पाई हूँ। उन्हीं के दिशा निर्देश में आज मैं आप सभी के समक्ष इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को कह पाई हूँ। ये सब उन्हीं के अच्छे आशीर्वाद का नतीजा है और उनके मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे ट्रीट किया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति का अच्छे तरीके से सामना करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं उनका बहुत ही तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। स्पेशली यहाँ पर जो भी अभिभावक या फिर माता पिता जुड़े हैं उनका बहुत तहे दिल से मतलब मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए और अपना अद्भुत एवं कीमती समय हमें दिया, हमारी बातों को समझने की कोशिश की और ये आशा भी करती हूँ कि वो इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और अपने बच्चों को जिस तरह टीचर्स उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, उनको पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं, हर क्षेत्र में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार माता पिता भी सपोर्ट करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ जो होती हैं चाहे जैसी भी हों, उन्हें हैंडल करना, उन्हें किस तरीके से मैनेज करना, ये हमें आना बहुत ही आवश्यक है। और एक तरीके से अगर मैं अपने अनुभवों से कहूँ तो मेरा मानना है कि कोरोना वायरस का आना भी एक शुभ संकेत ही है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि कैसे? मेरा मानना ये है कि अगर ये विषम परिस्थिति आज हमारे जीवन में ना आई होती तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी जान ही ना पाते, जिन्हें हम कभी सीख ही ना पाते। अगर ये परिस्थिति आज हमारे जीवन में आई है, अगर इससे आज हम कुछ नया सीख लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले आगे समय में जो भी परिस्थितियाँ हमारी आएंगी उन्हें हम निर्भयतापूर्वक आसानी से उनका सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो निश्चिततापूर्वक ही हम कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि डरिए बिल्कुल भी नहीं, अपने जो भी आपका उद्देश्य है उस पर लगातार मेहनत करते रहिए, फेल होने से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि जिस प्रकार आप अगर फेल नहीं होते तो आप कभी कुछ नया नहीं सीखते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने कभी अपने जीवन में कोई गलती की ही नहीं है, उसने अपने जीवन में कभी कुछ नया सीखा ही नहीं है। तो गलतियां करने से बिल्कुल मत डरिए और आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जिस तरह से टीचर्स स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से पेरेंट्स भी सपोर्ट करें और जो भी सिचुएशन हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में चल रही है वो आने वाले बहुत ही मतलब कम समय में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो लाइफ है वो एज अ नॉर्मल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो नॉर्मल लाइफ जो है वो नॉर्मल तभी रहेगी जब जो समय अभी हम व्यतीत कर रहे हैं उसमें अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से उसे यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और मेरा मानना तो ये है कि ये जो समय है ये बहुत ही हम यूँ कह सकते हैं कि हमें एक तोहफे के तौर पे मिला है। मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे कि जो जिन बच्चे की मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं अच्छा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं है। तो उन सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम में उस जो भी उनके अंदर कमियां हैं उसे वो अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। और जब से ये नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होगी तो वो एज अ
मैं यूँ कहूँ कि गुड स्टूडेंट के रूप में सामने आ सकते हैं या फिर एक अच्छे देश के नागरिक के रूप में आगे आ सकते हैं। तो ये जो समय है इसका आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, और यही आशा करती हूँ कि मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं इस पे आप ज़रूर अमल करेंगे, और मेरी त्रुटियों पर ध्यान ना देते हुए जो भी मेरे प्रयास रहे हैं आपको जागरूक करने के और चीज़ों को समझने के, अपने नज़रिए को बदलने के, उस पे आप ध्यान देंगे। इसी के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ये कीमती समय दिया और हमारे बीच उपस्थित हुए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।